हेलो बच्चों, मैं विनीत कुमार। और कल हमने अपनी वीडियो में लास्ट कराया था मुख्य फोकस। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं ये बताया था। और उसका लास्ट जो टॉपिक कराया था, परिभाषा जो लिखवाई, डेफिनेशन वो लिखवाई थी हमने, मुख्य फोकस। अब देखते हैं, जैसे ये हमारे पास अवतल दर्पण है। यहीं से हमें ये सीखना है। कल ये दर्पण का मध्य बिंदु बता दिया था, जिसे हम ध्रुव कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो गोले का जो बकड़ता केंद्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जो केंद्र होता है उसी को बकड़ता केंद्र कहते हैं। यहाँ हमने एक फोकस बताया था एफ। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब मतलब जब इस दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब मतलब कहाँ कहाँ बनेगा, है ना। यहाँ से एक आपको ये भी पता होगा कि जब कोई अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो और हम वहां से वस्तु के सर से दो प्रकाश की किरणें डालें, तो एक जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस एफ से होकर के चली जाती है। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये होता है, ये प्रकाश की किरण जा रही थी परावर्तन यहाँ। दूसरा दूसरी प्रकाश की किरण हम इसके पकड़ता केंद्र से होकर के डालते हैं, और पकड़ता केंद्र से जो प्रकाश की किरण डाली जाती है वो फिर उसी माध्यम में क्या होती है, वापस लौट जाती है। जो प्रकाश यानी कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर के डाली जाएगी वो उसी माध्यम में दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, है ना। इस तरीके से हम दो प्रकाश की किरणें डालते हैं। तो यहाँ अब देखते हैं कि इनका प्रतिबिंब, इसमें अवतल दर्पण में जो वस्तु रखने की जगह होती है वो कम से कम 6 जगह होती है। तो वो कौन कौन सी होती है, इधर हम अनंत मान लेते हैं। अनंत मतलब बहुत ज्यादा दूरी पर कह सकते हैं अनंत। तो पहली स्थिति तो जो वो होगी कि ये रखी होगी यहाँ। दूसरी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तीसरी वक्रता केंद्र पर। चौथी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। पांचवी फोकस तथा पांचवी रखी जाएगी मुख्य फोकस के तल में, ये मुख्य फोकस का तल है। और छठी रखी जाएगी ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, है ना। ये यानी कि 6 जगह होती हैं वस्तु को रखने की, या वस्तु को हम बिंदु भी कह देते हैं। तो जो इस 6 नंबर का होता है इसे हम यहाँ लिख लें, क्योंकि इसका प्रतिबिंब जो बनता है इधर बनता है, ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ से अब यहाँ लिख लेते हैं हम, जैसे पहला उल्टा करके लिख लेते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा प्रतिबिंब। तो हम ये देखें कि यानी कि जहां जब ये वस्तु रखी थी फोकस तथा ध्रुव के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, यानी कि दर्पण के पीछे। और जो दर्पण के पीछे बन रहा है वो कैसा बनेगा, सीधा। कैसा बनेगा, सीधा। और सीधे के साथ साथ ये होगा आभासी, क्योंकि ये दर्पण के पीछे है। और जो दर्पण के आगे बनते हैं वो कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। और उल्टे होने के साथ साथ वास्तविक होते हैं। उल्टे होने के साथ साथ वास्तविक होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जितना मतलब यहाँ वस्तु, मान लीजिए ये प्रतिबिंब बना, वस्तु तीसरे नंबर पर वस्तु कहाँ रखी है, वक्रता केंद्र पर, तो इसका प्रतिबिंब इसके ठीक नीचे बन जाएगा, वक्रता केंद्र के ठीक नीचे। तो ये जो बनेगा ये यहाँ पे वस्तु के बराबर बनेगा। क्या कहेंगे, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। और वक्रता केंद्र के जितने इधर बनेंगे तो ये हमेशा कैसे बनेंगे, वस्तु से छोटे, वस्तु से छोटे।
और जितने वक्रता केंद्र के इधर बनेंगे वो बनेंगे, यही लिख देते हैं, वस्तु से बड़े, वस्तु से बड़े। तो क्या मतलब इस अवतल दर्पण में कितनी जगह होती है वस्तु रखने की? 6 जगह। पहली अनंत पर, दूसरी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में, तीसरी वक्रता केंद्र पर, चौथी वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस एफ के बीच में, और पांचवी मुख्य फोकस पर, छठी ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। इनके जो प्रतिबिंब बनते हैं इस प्रकार से, पहला फोकस तल में हो गया, दूसरा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा वक्रता केंद्र तल में, चौथा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच, और पांचवा अनंत पर बनता है। ये भी बहुत दूरी पर बनता है। इसी को जब ये जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे, ये सीधा होगा। मान लीजिए वस्तु इस तरह से रखी है, यहाँ अनंत पर वस्तु रखी है, मान लीजिए यहाँ वस्तु रखी है, ये नंबर 6 वाली है, तो इस तरह से रखी है, तो इसका प्रतिबिंब इसी तरह से इधर बन जाएगा। लेकिन ये पीछे बनेगा तो इसलिए ये कैसा होगा? आभासी। और कैसा होगा? सीधा। तो इसमें हम कितनी जगह रखते हैं? 6 जगह वस्तुओं को रखा जाता है। चलिए इधर मतलब यहाँ फोकस तल, फोकस के क्या, वक्रता केंद्र पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होगा, और वक्रता केंद्र के इधर, यानी कि वक्रता केंद्र के इधर, यहाँ से यहाँ तक जो भी प्रतिबिंब बनेगा वस्तु से छोटे बनेंगे, और वक्रता केंद्र के जितने भी इधर बनेंगे वस्तु से बड़े बनेंगे। और ये जितने भी इधर चित्र होते हैं, चलिए इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जितने भी इधर हैं, यहाँ से यहाँ तक जितने भी प्रतिबिंब हैं, ये उल्टे हैं और वास्तविक हैं। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए और फिर रफ करते हैं। चलिए अब मैं इसको रफ करता हूँ। अब एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम। ये क्या था? वक्रता केंद्र, और यहाँ क्या था? फोकस। ये पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या तथा मुख्य फोकस में संबंध। वक्रता त्रिज्या तथा मुख्य, वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध, फोकस दूरी में संबंध। ये क्या होता है? देखिए अगर हम सादा ये देखें कि जो ये फोकस दूरी होती है, ये वक्रता त्रिज्या यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी की ये आधी होती है। क्या? यानी कि जो वक्रता त्रिज्या जितनी भी दूरी होती है और जो फोकस दूरी होती है वो इसकी आधी होती है। तो यहाँ लिखेंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, आधी होती है। यानी कि फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे आधा कर दो इसको, है ना। फोकस दूरी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी को हम F से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं बटे 2। ये इनमें क्या होता है? संबंध होता है। अब यही लिख देते हैं। बात करते हैं कि चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से देखते हैं। देखो आपने एक निर्देशांक ज्यामिति का चैप्टर पढ़ा होगा। वैसे तो इसमें यह रूल होता है
कि यदि प्रकाश की किरण इधर से इधर को डाली जा रही है ना, प्रकाश की किरण इधर से इधर को डाली जा रही है, तो ये ध्रुव होता है। ध्रुव के इधर की दूरी यानी कि अपने सीधे हाथ की दूरी क्या लेते हैं, प्लस की लेते हैं। और यदि प्रकाश की किरण मान लीजिए इसको हम इधर इस तरह से बना दें और प्रकाश की किरण इधर से डाली जाए, तो इसकी फोकस दूरी यानी कि क्या हो गया, ध्रुव, तो इधर की क्या होगी, प्लस होगी, जितनी भी दूरियां होंगी इधर की प्लस होंगी। तो कुछ मैं दूरियां लिख देता हूं किससे किससे क्या कहते हैं। जैसे एक तो ये हो गया, फोकस दूरी किसे कहते हैं, फोकस दूरी, फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं, सीधा लिखेंगे ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी। सीधा लिखा, फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। आगे लिखेंगे वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ध्रुव, सारी दूरियां जो ली जाती हैं, हम जितनी भी दूरियां होंगी उनको कहां से लेते हैं, ध्रुव से लेते हैं। इसलिए ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी, यहां लिखेंगे ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। सबकी सब दूरियां कहां से ले रहे हैं हम, ध्रुव से, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। यानी कि वक्रता त्रिज्या क्या है, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र ये है, इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। आगे एक होती है वस्तु तक की दूरी, वस्तु तक की दूरी क्या कहलाती है, u। यहां लिख लो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं, u। ध्रुव से वस्तु तक की दूरी, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी क्या कहलाती है, u। अब प्लस माइनस तो हम खुद ही यानी कि ये देखना पड़ेगा कि वस्तु मतलब कहाँ रखी है, इसका प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब कब बन सकता है, जब वस्तु को दर्पण के सामने रखा हो। ऐसा हो सकता है क्या, दर्पण के पीछे अगर हम वस्तु को मान लीजिए यहाँ वस्तु को रख देते हैं, तो क्या इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। तो प्रकाश की किरणें भी जब वस्तु को मान लीजिए इधर रख रहे हैं और प्रकाश की किरणें इधर डाली जाएंगी, तो सीधी सी बात है कि ध्रुव से जितनी भी इधर की दूरियां होंगी वो प्लस की ले जाएंगी, और जितनी भी इधर की दूरियां होंगी वो किस चीज की ले जाएंगी, वो माइनस की ले जाएंगी, है ना। इनको मैं ये कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि इसमें इसको प्लस लेते हैं माइनस लेते हैं। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, फिर इसमें सीखेंगे कि किस तरह से माइनस लेते हैं। मैं वस्तु को रख के भी दिखाऊंगा जब क्वेश्चन करूंगा, तो किस तरह से इसमें प्लस लेते हैं, क्या ये सही बात है ना। मैंने बता दिया कि जब प्रकाश की किरणें इधर से डाली जा रही हैं तो ध्रुव से इधर की दूरी सबकी सब क्या प्लस में, और इसके यानी कि विपरीत, यानी कि प्रकाश किरण के विपरीत लेंगे तो ध्रुव यानी कि इधर क्या विपरीत लेंगे तो माइनस। आगे देखते हैं, पृथ्वी या वस्तु को हम बिंब भी कह देते हैं, बिंब भी लिखा होता है किताबों में, साफ लिख देते हैं, थोड़ा सा गलत हो गया, बिंब है। फिर प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी जो होती है उसको हम b से प्रदर्शित करते हैं। यहां भी लिखेंगे ध्रुव से प्रतिबिंब
तक की दूरी क्या कहलाती है? प्रतिबिंब की दूरी। उसको हम b से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, यहां तक हमने सीख लिया कि वक्रता, त्रिज्या, बिंब तक की दूरी। अब कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें एक और वो होता है, आवर्धन क्षमता क्या होता है? चलिए, अगला टॉपिक है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है? ये होता है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या होता है? यानी कि रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? रेखीय आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन में दे देता है, प्रतिबिंब की लंबाई दे देगा या फिर वस्तु की लंबाई दे देगा और वो रेखीय आवर्धन पूछ ले, है ना, या वस्तु तक की दूरी, है ना, तो होती है प्रतिबिंब तक की दूरी निकाल कर। अब ये इसी के साथ दूसरा सूत्र और है, वो और बताएंगे। तो ये हो जाएगा m बराबर, या रेखीय आवर्धन यहाँ लिखेंगे, रेखीय आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। यहां से हो जाएगा m बराबर, प्रतिबिंब को क्या कहते हैं? I कहा जाता है, और वस्तु को क्या कहा जाता है? वस्तु को क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कहा जाता है ना। यानी कि इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। दूसरा, यदि यहाँ एक रिलेशन और मिलता है, यदि दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी b तथा वस्तु तक की दूरी u हो तो इनमें ये रिलेशन बन जाता है। फिर m बराबर I अपॉन O बराबर v अपॉन u। क्योंकि यहां से अगर मान लीजिए वस्तु की लंबाई ना दे रखी हो और हमसे उसका आवर्धन पूछ ले कि बी, तो यानी कि वस्तु तक की, प्रतिबिंब तक की दूरी रख लेंगे और वस्तु तक की दूरी रख लेंगे, है ना। अगर हमारे पास ये चीजें दे रखी है, वस्तु की लंबाई दे रखी है और ये सारी चीजें दे रखी हैं और इमेज की हाइट पूछे, तब भी कर सकते हैं। ठीक है। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? दाढ़ी बनाने में उपयोग किया जाता है, और डॉक्टर लोग आंख, नाक, कान, गला आदि देखने के लिए मतलब अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पहला, दाढ़ी बनाने, दूसरा लिख लेंगे आंख
नाक, कान, गला आदि, यानी कि डॉक्टर लोग यहाँ लिख देते हैं डॉक्टर। डॉक्टर भी मतलब अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं आंख, नाक, कान, गला इत्यादि बीमारी यानी कि देखने के लिए इनका इस अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आगे उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग में पहला उपयोग होगा इसके लिए बस, ट्रक, कार, साइड, बस, ट्रक, कार की साइड में लगा होता है, जिससे पीछे का दृश्य देखते हैं कि बस, ट्रक, कार की साइड में लगा शीशा होता है, या फिर कह सकते हैं सीट के पास जो ड्राइवर पीछे देखता है ना, तो उसकी जो साइड में शीशा लगा हुआ होता है, पीछे का जो दृश्य होता है उसको देखने के लिए, तो वो भी इसमें किस चीज का प्रयोग करता है, अवतल दर्पण का। दूसरा बड़ी वस्तुओं का छोटा प्रतिबिंब कर देता है, प्रतिबिंब कर देता है। चलिए इसके आगे अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराएंगे, और ये वीडियो कल आएगी इसकी टोटल न्यूमेरिकल क्वेश्चन की, इसके साथ ही और बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल जो एग्जाम से रिलेटिव न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं वो कराएंगे, और उनको कैसे प्रूव करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, बाय।